सारे बच्चे, सभी बच्चे अच्छे बेटा, बिल्कुल बिंदास, बढ़िया, और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। वेरी गुड बच्चों। तो आ जाइए वापस से क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ रहे हैं शरीर में गति। ऑल राइट। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमसे रिलेटेड है ना, तो इसीलिए ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें हम बायो के बारे में, यानी कि हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में गति कैसे होती है। ठीक, तो 2 लेक्चर बेटा हमने तो उसका कवर कर लिया। पहले में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है और संधियों के प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा था कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो हर एक जगह की अस्थियां को अलग अलग नाम दिया जाता है और उनकी जो संरचना है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, और उसके नाम भी अलग अलग है, जैसे कि कूल्हे की अस्थियों को श्रोणी अस्थियां कहा जाता है। उसके बाद हमने कंधे की अस्थियां देखी थी, उपास्थियां देखी थी कि क्या होते हैं। ठीक, तो ये सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड आई होप कि आप सभी बच्चे भी अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे क्लास में, कि बढ़िया से, कि जो भी 2 लेक्चर में हमने सीखा है वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया हो और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज बच्चों हम जो करने वाले हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 3 और आज के लेक्चर में बेटा फिर से हम कुछ नई बातों को जानेंगे। आज के लेक्चर में फिर हम कुछ नई बातों को जानेंगे और आज के लेक्चर में बच्चों हम ये देखेंगे कि मैम आपने तो बताया अस्थियों के बारे में, ठीक है, कि वह हमारे बॉडी को जो जॉइंट्स हैं, जो संधियां हैं, वो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स करवाते हैं। तो क्या सिर्फ अस्थियां मिलके ये काम पॉसिबल कर पाएंगे? नहीं बेटा, नहीं कर पाएंगे। उसमें जरूरी क्या है? उसमें जरूरी है हमारे मसल्स भी, यानी कि मांसपेशियां भी। तो अगर मैं बात करूं कि शरीर में गति कैसे संभव है, किसके कारण संभव है, तो बेटा आपका आंसर होगा कि हमारे बॉडी में अस्थियां यानी कि हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मिलकर के कार्य करती है और वो हमारे शरीर में गति प्रदान करती है। कोई भी चीज, जैसे कि मैं हैंड मूव कर रही हूं, मैं चल रही हूं, कुछ भी बेटा, एनीथिंग। ठीक, और आज के लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि कुछ अन्य जंतुओं के शरीर में गति किस प्रकार से होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तिलचट्टे हो गए, सांप हो गए, स्नेल बेटा जिसे घोंघा कहते हैं, पक्षियां हो गई, केचुए हो गए, इन सभी के बॉडी में किस तरह से गति होती है। तो इंटरेस्टिंग है ना आज का हमारा टॉपिक। तो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ, आप सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर देंगे सारे बच्चे, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर देंगे सारे बच्चे फटाफट से। सभी को पता होगा। वेरी गुड बच्चों। क्या होता है जब बेटा वयस्क यानी जब अपन 18+ होते हैं, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है बेटा? 206। लेकिन अगर बात करें बेटा न्यू बॉर्न बेबी की, यानी जो शिशु पैदा होता है, उनकी बॉडी में अगर हम बात करें तो उनमें बेटा लगभग 300 की संख्या में हड्डियां पाई जाती है। धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो वो बेटा संख्या कितनी रह जाती है? 206। तो इस बात को याद रखना और इस चैप्टर में बेटा ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, समझ में आया? चलिए बेटा आगे बढ़ने से पहले अगर बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि तभी बेटा आप इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना तो बेटा बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को। ओके, चलो तो अब आते बेटा अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में अस्थियां और मांसपेशियां दोनों हैं। जैसे मैं बात करूं, अंदर में तो बेटा हड्डी है, ऊपर से हमें क्या दिखते हैं? मांस दिखते हैं, और ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर में गति प्रदान करते हैं, है ना। तो चलिए इसे एक बेटा हम वीडियो से समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों काम कैसे करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे कि अपन करते हैं ना ऐसे ऐसे, है ना, ये जो आप देख रहे हो ये हम क्या कर रहे हैं? हैंड को मूव करवा रहे हैं, इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो अंदर की जो बात है, यानी कि अंदर में जो मसल्स हैं और जो हड्डियां हैं, उनके पीछे उनके परस्पर में कैसी क्रियाएं हो रही है वो हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बेटा ये आपकी क्या है, ये है अस्थियां और ये क्या है बेटा, मांसपेशियां। ठीक है, ये क्या है, मांसपेशियां। ध्यान से देखना, गौर से समझना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, मांसपेशियां है और ये क्या है, हड्डियां हैं। ठीक, अगर बेटा इसे मोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे जो मसल्स है वो पुल हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है बेटा, फुल जा रहा है। और जैसे ही हैंड को अपन नीचे करते हैं तो ये वापस से चिपक जाता है। आपने ये गौर भी किया होगा, जब भी आप सभी बच्चे बॉडी दिखाते हो कि देखो भाई मेरे बॉडी को देखो, तो जैसे ही आप ऐसे करते हो तो आप देखते होगे आपके आर्म्स के पास मांसपेशियां जो है वो पुल हो जाती है ना, फुल जाती है। और जैसे आप हाथ को नीचे करते हो तो वापस से अपने सेम पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है बच्चा, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, तो मैम यहां से हमें ये सीखने को मिला कि जैसे हड्डी, जैसे जो अस्थियां हैं वो जैसे ही बेटा क्या होती है, जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं, यानी जैसे ही वो मुड़ते हैं, साथ ही साथ मांसपेशियों में भी खिंचाव उत्पन्न होता है। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, मांसपेशियों में भी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण, और जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने हाथ को नीचे करते हैं तो वापस से ये खिंचाव स्ट्रेट हो जाता है। तो ये परस्पर की जो क्रिया है, परस्पर की जो यह क्रिया है बेटा, इसी के वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट हो पाता है। अगर मैं बात करूं कि इस मांसपेशियों को मैं इग्नोर कर दूं, है ना, और फिर केवल मैं हड्डी से मैं चाहूं कि अपने बॉडी में मैं मूवमेंट कर पाऊं, अच्छे से मैं चल पाऊं, संभल पाऊं, साइकिल चला पाऊं, ऐसे बेटा संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में गति प्रदान मांसपेशियां और अस्थियां मिलकर के करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? तो ये तो हो गई बेटा मानव शरीर की बात, लेकिन कुछ और भी जंतु हैं जिनके शरीर में गति होता है। अब बेटा आपने सांप को चलते हुए देखा होगा, है ना, तो वो चलता तो नहीं है, उससे वो क्या होता है बेटा, रेंगता है। आपने केचुए को देखा होगा बारिश के दिनों में, तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो हमें समझना होगा, है ना। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं इन सभी के बॉडी के स्ट्रक्चर को, संरचना को, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम केचुए के बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में। ठीक है, ये बेटा स्नेल हो गया, जो कि घोंघा जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, घोंघा, केचुआ। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, घोंघा हो गया। तो यहाँ पे अगर देखो तो इन सभी जीव जंतु के बॉडी में आखिर किस प्रकार से गति हो पाते। केचुए को भी बेटा आपने देखा होगा किस तरह से धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। आपने घोंघा को भी चलते हुए देखा होगा, इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, केचुए के बारे में, है ना। तो हमने देखा कि मानव शरीर जो हमारा है, अगर हम मांसपेशियों को साइड में कर दे, अगर मांसपेशियों को हम हटा दें तो हमारा एक स्केलेटन तैयार होता है, हमारा एक मानव कंकाल तैयार होता है, जिसमें हम अस्थियों की संरचना को देखते हैं, एक ढांचा बनता है। ठीक उसी प्रकार बेटा सभी जीव जंतु में एक स्केलेटन होता है जो कि अस्थियों का ढांचा बना होता है। तो अगर बेटा हम केचुए की ढांचा की बात करें, स्केलेटन की बात करें, तो बेटा अगर मांसपेशियों को हटा दिया जाए तो ये देखो बेटा इस तरह की इसकी जो स्केलेटन होती है इस तरह की दिखती है। डर भी लग रहा होगा बच्चों को कि मैम ये क्या दिखा रहे हो, लेकिन बेटा ये सच्चाई है ना, ये इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक देखो बेटा बीच में, जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होता है, मेरुदंड होता है, सबसे लंबी हड्डी, वैसे बेटा बीच में आप यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना सभी को अच्छे से, ये बेटा बीच में एक बड़ी सी ये क्या होती है, उसके आकार पे डिपेंडेंट होती है, ये बीच में एक मोटी सी अस्थि होती है। और बाकी आप देखो तो ये जो बेटा आप देख रहे हो साइड साइड में अस्थियां, ये भी बेटा पतली पतली क्या है, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। और ये कैसी होती है, स्प्रिंग को आपने देखा होगा वलय के रूप में। स्प्रिंग में कितने छल्ले होते हैं, घुमा 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 छल्ले होते हैं ना, ठीक उसी छल्ले के प्रकार से अस्थियां भी बेटा छल्ले के रूप में केचुए में पाए जाते हैं। और ये उनको छल्ले को, अब स्प्रिंग को बेटा अगर आप प्रेस करके छोड़ देते हो तो वापस से वो क्या होता है, फैलता है ना। ठीक उसी प्रकार से केचुए के शरीर में भी गति होता है, इसीलिए आपने देखा होगा धीरे 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 रेंगते हुए बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होगा, सामने वाला बेटा क्या होता है, पहले सामने वाला भाग फैलता है, ठीक है, सामने वाला भाग फैला, फिर बेटा पीछे वाला भाग आता है, फिर सामने वाला भाग फैलता है, फिर पीछे वाला भाग आता है, और इस तरीके से केचुए में गति संभव हो पाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को, कैसी बेटा उसकी स्ट्रक्चर है, कंकाल है उसका, ऑल राइट।
अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, घोंघा के बारे में। तो बेटा ये भी आपने देखा होगा घोंघा को चलते हुए दीवारों पे या कहीं भी, सभी ने देखा है, हाँ या ना भाई जल्दी बता दो कमेंट में, देखा तो है ना सभी ने, बिल्कुल देखा होगा। बच्चों आपने नोटिस की होगी कि इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है थोड़ा। कैसे अलग है, तो मैम इसके शरीर पे एक कवच होता है। क्या होता है बेटा, एक कवच होता है, ऊपर में उठा हुआ भाग आपने देखा होगा ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, कवच कहते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसकी, ये बेटा मांसल संरचना होती है। ये क्या होती है बच्चा, मांसल संरचना होती है, मांस होती है बेटा, मांसपेशियां होती है, मसल्स होते हैं। तो बच्चों इसे कवच क्यों बोला जाता है, और ये जो कवच होती है ना बेटा, ये क्या होती है, ये अस्थियां होती है, हड्डियों से मिलकर के बना होता है, बहुत ज्यादा ये मजबूत होते हैं, अस्थियों से मिलकर के बेटा ऊपर में एक कवच का निर्माण होता है और ये काफी मजबूत होता है। तो कवच का नाम इसे क्यों दिया गया, क्योंकि बच्चों ये जैसे कि अगर मान लो घोंघा चल रहा है, अगर सामने में आप पत्थर ला करके रख दो या कोई रुकावट या कोई अवरोध ला करके रख दो, तो घोंघे को फील होता है कि हमारे सामने में कोई रुकावट है। तो ये क्या करता है, अपनी मांसल संरचना को सिकुड़ करके ये कवच के अंदर दब जाता है, अपने आप को पूरा मोड़ करके कवच के अंदर फिट कर लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कि सामने में कोई अवरोध है, ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसीलिए बेटा ये कवच इसे नाम दिया जाता है। और इसमें भी गति बेटा आप देख ही रहे हो कि जब भी गति करते समय, चलते समय घोंघे को कोई अवरोध या पत्थर कुछ भी अगर उसे महसूस होता है, तो वो अपने आप को कवच के अंदर प्रवेश करवा लेता है। फिर वो जब उसे करना होता है तो फिर वह निकल करके आगे बढ़ता है। ठीक, समझ में आई बेटा यहाँ तक की बातें, हाँ या ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तिलचट्टे के बारे में। तिलचट्टे से कितने बच्चों को डर लगता है भाई? तिलचट्टे से कि मुझे तो बेटा डर लगता है, अगर ऐसे नहीं लगता लेकिन अचानक से सामने में आ जाए तो भाई बहुत डर लगता है ना? तो भाई तिलचट्टे में गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं बेटा बताओ? तिलचट्टा जो है जमीन पे चल भी सकता है, हवा में उड़ भी सकता है ना? तिलचट्टे को आपने उड़ते हुए भी देखा होगा, इसके पंख होते हैं ना, पंख के द्वारा ये उड़ भी सकता है और जमीन पे ये चल भी सकता है, दोनों गुण इसमें होते हैं। तो इसमें बेटा इसमें क्या खास बात है, इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, है ना? तो बेटा तिलचट्टे के वक्ष, वक्ष मतलब बेटा जो सीना होता है, इस भाग पे क्या होते हैं, पंख लगे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पंख जुड़े होते हैं। और अगले पैर जो होते हैं, ये बेटा अगले पैर की अगर बात की जाए, ये अगले पैर छोटे होते हैं और पिछले पैर जो होते हैं वो चौड़े और लंबे होते हैं। और बेटा पैरों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी। ठीक है, कितने जोड़ी पैर होती है भाई, 3 जोड़ी। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई बताओ तिलचट्टे में कितने जोड़े पैर होते हैं, तो 3 जोड़ी पैर होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। इसके बारे में और भी हम जान लेते हैं। तिलचट्टा जमीन पे चलता है, दीवार पे भी चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, चलने में सहायता करते हैं और इसके शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इसके जो बेटा शरीर होते हैं वह बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, यानी बेटा अस्थियों की संरचना, जैसे कि हम बाकी जंतुओं में हमने देखा। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। अब बेटा इनकी जो ऊपर में जो आप देख रहे हो अस्थियां, अगर बेटा इसके मांसपेशियों को हटा दिया जाए, पंखों को हटा दिया जाए, तो इनका जो कंकाल है, उन कंकाल में बेटा क्या है, अनेक संधियां हैं, जॉइंट्स। क्या है, अनेक संधियां हैं। जैसे हमारे शरीर में हमने संधियों के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसमें भी अनेक संधियां हैं। और इन संधियों के कारण ही ये क्या करते बेटा, इसके शरीर में गति संभव हो पाता है। और वक्ष में जो पंख लगे होते हैं, उन पंखों के द्वारा यह वायु में उड़ भी सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं बेटा पक्षी के बारे में, अब बात करते हैं हम पक्षियों के बारे में। तो बेटा पक्षी के कंकाल को देखो, डर लग रहा होगा ना, अजीब सा लग रहा होगा ना, पर कोई बात नहीं बेटा, हमें पढ़ाई करनी है, इसके अंदर की बात हमें जाननी है ना। तो बेटा यहाँ पे पक्षियों के बारे में अगर आप देखो तो ये बेटा पक्षी का, कोई भी पक्षी का कंकाल आप देख सकते हो उसके संरचना के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये पक्षी का कंकाल है और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको अस्थियां दिख रही होंगी, अस्थियों से मिला एक ढांचा जिसे हम कंकाल कहते हैं। जैसे हमने मानव कंकाल देखा, जैसे हमने केचुआ का कंकाल देखा, वैसे ही ये पक्षी का कंकाल है। अब बेटा पक्षी जो है, बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो पानी में तैर सकते हैं, है ना, बहुत सारे पक्षी हैं जो पानी में तैर सकते हैं, और पक्षी तो बेटा हवा में उड़ते ही उड़ते हैं। आखिर उड़ने में कैसे वो मदद कर पाते हैं? क्या आखिर उनके शरीर में ऐसी संरचना होती है जो उनको उड़ने में भी बेटा मदद करवाते हैं, है ना, ये बात मुद्दे की होती है। तो इसमें भी बेटा, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो बेटा जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे पक्षियों के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें बेटा एक इनके पंखों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ, ठीक है। ये जो बेटा इसके पंख होते हैं ना, डेने, जो डेने बने होते हैं, जो पंख होते हैं, उनके कंकाल को बेटा देखो तो उनकी जो अस्थियां होती हैं काफी हल्की होती हैं। लेकिन हल्की होने का मतलब ये नहीं बेटा कि वो कमजोर है, उनकी जो डेने यानी पंखों की जो अस्थियां हैं वो भले हल्की होती है लेकिन काफी मजबूत होती है। क्या होती है बेटा? काफी मजबूत होती है। और उन पंखों के द्वारा ये हवा में उड़ सकते हैं, और इनके में क्या बना होता है बेटा? वायु प्रकोष्ठ। और वायु को वो क्या करते हैं? प्रकोष्ठ के माध्यम से वह उड़ने में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। और बेटा वक्ष की जो अस्थियां होती है यानी सीने की जो अस्थियां होती है वह उनके पंख के अस्थियों के साथ मिलकर के वायु प्रकोष्ठ के द्वारा वो वायु में उड़ना संभव हो पाता है। अब बेटा वो चल भी पाते हैं, तो आप इनके पैर तो आप देख ही रहे हो, है ना, पैर के माध्यम से ये चल भी सकते हैं, और वायु प्रकोष्ठ जो बना होता है उसके माध्यम से ये वायु में उड़ भी सकते हैं। और इनकी जो पंखें होती है उसकी अस्थियां काफी हल्की और मजबूत होती है, ठीक है। समझ में आया बेटा? ये कंकाल देख लो, अगर कोई भी डाउट हो यहां तक तो मुझे जल्दी से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मछली। तो बेटा मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है। तो भाई मछलियां जो होती है वह जल में तैरती है, और कभी भी आपने बेटा ये नहीं देखा होगा कि मछलियां सीधी तैरती है, स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में तैरती है। कभी ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा होगा। ये बेटा हमेशा मछलियां इस तरह से तैरती है, जैसे नाव आपने बेटा जरूर चलाया होगा, है ना, नाव तालाबों में या फिर कहीं पे भी पानी जमा हो तो कागज के नाव आपने जरूर चलाए होंगे। तो बेटा जो नाव है वो कैसे गति कर पाता है पानी में? उसकी संरचना किस प्रकार से होती है? तो बेटा उनकी संरचना जो होती है धारा रेखीय होती है, और उसी प्रकार जो मछलियां हैं इनकी भी जो संरचना है वो कैसी है बेटा? धारा रेखीय है। क्या है? धारा रेखीय। और ये धारा रेखीय संरचना ही क्या करती है? मछलियों को जल में तैरने में मदद करती है। वो इस तरह से जो बेटा चलती है तो क्या होता है? वो पानी को हटाते हुए वो आगे बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ मछलियां जल में कैसे तैर पाती है, किस संरचना की वजह से, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम मछलियों के शरीर जो होती है वो धारा रेखीय होती है, जिसके कारण वह पानी में तैर सकते हैं। और बेटा नाव जो होते हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो धारा रेखीय बनाया जाता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको नाव वाला। तो बेटा क्या होता है कि अगर मछलियों को देखो तो जैसे मान लो बेटा ये मछली है, अगर ये भाग इधर मुड़ा तो इसके जो बेटा पूंछ होते हैं वो इधर मुड़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे मान लो बेटा ये मछली है, इसका एक भाग अगर इधर मुड़ा तो दूसरा भाग इधर मुड़ेगा, फिर अगर ये भाग इधर मुड़ा तो दूसरा भाग इधर मुड़ेगा। इसीलिए जब मछलियां तैरती है तो वो हमें ऐसे ऐसे दिखाई देती है, जो उसकी धारा रेखीय संरचना है, और वो उनको गति करने में, आगे बढ़ने में मदद करती है। ऑलराइट, ठीक है, मछलियों के बारे में जान लिया। चलो
अब बेटा सबसे भयानक चीज हम देखने वाले हैं और वो है सर्प के बारे में, सांप के बारे में। तो भाई सभी बच्चे वीडियो देखो, सभी बच्चे इस वीडियो में देखो सांप कैसे रेंग रहा है, इसके शरीर में गति किस प्रकार से हो रही है। एक बार बेटा इसे ऑब्जर्व करो, इसको अध्ययन करो, उसके बाद बेटा मैं बताती हूं उसके आगे की बात। जल्दी से बता दो, जल्दी से। देख लिया बच्चा? तो बेटा जो सांप है या फिसलते फिसलते, देखो रेत पे बेटा, रेत पे अगर आप देखो तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेटा क्या पड़ रहे हैं, निशान भी। ये एकदम फिसलते 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 आगे हुए बढ़ता है और काफी तेजी से। आपने अगर सच में सांप को देखा होगा, उसकी गति को देखा होगा, तो काफी बेटा फुर्तीला होता है और जल्दी से मूवमेंट होती है उसके बॉडी में। तो ये आखिर किस प्रकार से गति कर पाता है? तो बेटा इसकी भी जो कंकाल को अगर देखोगे, सांप के अगर कंकाल को देखोगे बेटा, तो इसके भी कैसे होते हैं, छल्ले बने होते हैं। इस तरह से इसकी भी संरचना होती है। अगर अस्थियों के संरचना को देखो तो इस प्रकार के छल्ले बने होते हैं, जैसे केचुए में बने होते हैं, ठीक है। और उन छल्ले के वजह से ही इसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है और सरकते सरकते यह आगे बढ़ता है। अब एक चीज ध्यान देना, जब बेटा सांप आगे बढ़ता है तो क्या करता है, इसकी आगे की जो संरचना है वह दबा करके रखता है मिट्टी के ऊपर या फिर जहां पे ये रेंग रहा है, और पीछे वाली बॉडी उसकी आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर बेटा जब वो आगे बढ़ी, फिर क्या होता है, फिर वह उस अपने आगे वाले जगह को दबा के रखता है और पीछे वाले भाग को वो आगे ले जाता है। फिर वो आगे बढ़ा, फिर वहां पे वो दबा के रखा, फिर आगे वाला पोर्शन जैसे केचुए में होती है उसी प्रकार से बेटा ये सांप भी रेंगते हैं। और ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके भी बॉडी में जो कंकाल है वो छल्ले की तरह है, स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल। समझ में आई बात? और एक बात बेटा, जो सर्प का मेरुदंड होता है, जैसे हमारा बैकबोन था ना बीचों बीच, वैसे बेटा जो सर्प के बीचों बीच की जो हड्डियां होती है, मेरुदंड, वो काफी लंबी होती है। तो आप क्या लिखोगे कि सर्प का जो मेरुदंड होता है वो काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है, ठीक है। बीचों बीच की जो हड्डी है वो क्या होती है बेटा, काफी लंबी होती है, ठीक है। और आप देख सकते हो अब बेटा क्या होता है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वे काफी दूर ही क्यों ना हो, लेकिन पेशियां मजबूत जो मेरुदंड है और पसलियां त्वचा को एक साथ जोड़ती है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे शरीर में जो गति है, मांसपेशियां और साथ ही साथ क्या बेटा, हड्डियां, दोनों मिलकर के गति प्रदान करती है, वैसे ही सर्प या अन्य जंतुओं में भी मांसपेशियां और अस्थियां मिलकर के गति प्रदान करती है। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक की बातें समझ में आई? समझ में आई? ठीक। तो सर्प क्या करता है, हर एक वलय को आगे की ओर ढकेलता जाता है और उसको रेंगने में वो मदद होता है। काफी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है क्योंकि उनका बॉडी छल्ले के रूप में होता है अगर उनके कंकाल को देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आई तो बात? तो बेटा ये कुछ अन्य जंतुओं के शरीर में गति थी, जिस प्रकार से उनकी संरचना अलग है और उनके शरीर में गति भी उन्हीं संरचना के वजह से, उन्हीं अनुकूलित संरचना के वजह से गति संभव हो पाती है। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? चलो, तो आज की जो क्लास थी बेटा वो यहीं तक रखते हैं। हमने अन्य जंतुओं में भी देख लिया कि गति किस प्रकार से होती है और मानव शरीर के बारे में भी हमने जान लिया कि हमारे मानव शरीर में किस प्रकार से गति होती है। तो अब बच्चों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हमने पढ़ तो लिया, अब हमने कितना जाना वो हम अपने एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए बच्चों आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में आना मत भूलना और चैनल को भाई सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।